हूं दीपक चौरसिया। नहले पर दहला टक्कर में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और नेता सियासी बढ़त बनाने के लिए जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। कोई अली के नाम। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नहले पर दहला टक्कर में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और नेता सियासी बढ़त बनाने के लिए जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। कोई अली के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई बजरंगबली के नाम पर, कोई मुसलमानों को वोट करने के लिए कह रहा है तो कोई एयर स्ट्राइक के नाम पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटा है। राफेल पर जारी घमासान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सियासी इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सेना के नाम पर जारी सियासत के बीच राष्ट्रपति के नाम लिखी चिट्ठी में कुछ नाम फर्जी निकलते हैं। सियासी बढ़त बनाने के लिए डिग्री विवाद को भी खूब हवा दी जा रही है। टक्कर में हम हफ्ते भर के ऐसे सभी सुलगते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। टक्कर में आज बीजेपी से हमारे साथ है प्रभात झा और थोड़ी ही देर में कांग्रेस की तरफ से बहस में शामिल होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा। बहस शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि शो के दौरान हमारा टक्कर मीटर भी चलेगा। बहस में किसने तर्क दिए और किसने कुतर्क किए, इस आधार पर मीटर के नंबर घटते बढ़ते रहेंगे। तो आइए टक्कर की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, क्या राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की फिर से सुनवाई के फैसले से बीजेपी को क्लीन चिट मिलने का दावा कमजोर हुआ है? इसी सवाल को लेकर सीधे प्रभात झा के पास चलते हैं। प्रभात झा जी, अभी तक बीजेपी ये तर्क दे रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी पिटीशंस आई थी उनको खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद ये कहा कि इसमें जांच की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बीजेपी को क्लीन चिट दे दी, सरकार को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको क्या लगता है, रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपका दावा कमजोर नहीं हुआ? प्रभात जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रभात जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारा पहला सवाल है कि क्या राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की फिर से सुनवाई के फैसले से बीजेपी का क्लीन चिट मिलने का दावा कमजोर हुआ है? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम बड़े मंत्री ये तर्क दे रहे थे कि राफेल के बारे में जो पिटीशन थी जांच की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और खारिज करने के बाद ये उसका मतलब निकाला जा रहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया है, जांच की मांग को खारिज कर दिया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तो इस पर सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन सुन रही है तो क्या बीजेपी का दावा कमजोर हुआ है? इसी सवाल को लेकर चलते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा जी के पास। संजय झा जी, क्या आपको लगता है कि रिव्यू पिटीशन के सुनने के फैसले के बाद बीजेपी का दावा कमजोर हुआ है कि उसे क्लीन चिट मिल गई है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बार भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसमें भी कोई क्लीन चिट नहीं दिया था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था कि हम इसकी छानबीन नहीं कर सकेंगे। देखिए, आप भी जानते हैं, आप तो बड़े अनुभवी संपादक हैं, कि सुप्रीम कोर्ट छानबीन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि ब्रॉड तरीके से उनको लगा कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था कि पिटिशनर्स के साथ हम नहीं थे। हमने कहा कि इसमें जेपीसी की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये दो बात मैं समझता हूं कि दर्शाती है। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी, ये क्यों भयभीत थे, इतने डरपोक के जैसा इन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ये सबूत नहीं है क्योंकि ये जो दस्तावेज है इसको किसी ने चोरी किया। अरे फोटोकॉपी होने के मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट खारिज है क्या, बर्बाद है क्या, फर्जी है क्या? बिल्कुल गलत। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि उन्होंने दस्तावेज पढ़े और दस्तावेज में दीपक जी क्या लिखा हुआ है? दस्तावेज में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय अपने आप वो रक्षा मंत्री को बिना बताए हुए वो फ्रांस से बात कर रहे हैं कि राफेल के जेट का जो सौदा होगा उसके टर्म्स क्या होंगे, इस पर प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आपके दर्शकों को भी शायद इस बात को सोच के उनको भी आश्चर्य होगा कि भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। ये बात कैसे मालूम हुआ?
ये फ्रांस से मालूम हुआ, हमारे रक्षा मंत्री के जो हमारे नौकरशाही हैं उनको वहां फ्रांस से मालूम हुआ कि अरे हमारे ही प्रधानमंत्री का कार्यालय, उनको बहुत रुचि है ये राफेल के सौदे पर। तो मैं तो समझता हूं कि खुलेआम ये एक घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और आज जो एक खुलासा हुआ है, घोटाला कर रहे हैं, लेकिन संजय झा जी ये भी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले साफ साफ कह चुकी थी कि हम उस पिटीशन को खारिज करते हैं जिसमें जांच की मांग की गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि उन्हें प्राइमा फेसी इस मामले में कोई गलती नजर नहीं आती। दीपक जी, आप उस गौर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि इसकी छानबीन करना, इसमें करप्शन है या नहीं, ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। इसीलिए हमने उस वक्त भी कहा था कि देखिए ये सरकार तो अपनी बयानबाजी में तो आप तो जानते हैं कि नंबर 1 है, ये तो हमेशा यहां ना कुछ अलग बलग कह के लोगों को गुमराह करेंगे। अब आप ये देखिए आज का कितना बड़ा खुलासा है कि फ्रांस में अनिल अंबानी का एक कंपनी था, और जैसे मोदी जी ने राफेल का डील दे दिया है पूरा अनिल अंबानी को, वहां पर फ्रांस के सरकार से अनिल अंबानी को लगभग 1000 करोड़ का टैक्स का एक तरीके से उनको एक एडवांटेज मिला है। आप इसको जोड़िए, प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को फ्रांस से एक रिहाई दी, यहां उनको ऑफसेट का डील दिया, 30,000 करोड़ का उनके पॉकेट में डाल दिया, आपका पैसा मेरा पैसा, क्यों? और उसके बाद आप ये देखिए कितनी अजीब बात है कि वहां पर फ्रांस की सरकार ने अनिल अंबानी को और रिहाई दे दी। संजय जी, हमने राफेल का दाम, फ्रांस हमने के राफेल का दाम दाम 3 गुना बढ़ा दिया है। आज डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्रांस के उस अखबार के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो बातें छप रही हैं ये पूरी तरह से गलत हैं। अब देखिए दीपक जी, अब ये सरकार करेगी क्या? अब तो आईपीएल मैच में भी जब एक खिलाड़ी बेईमानी करता है तो वहां भी दर्शक बोलते हैं चौकीदार चोर है। मैं इस सवाल पर आऊंगा, चौकीदार चोर है के सवाल पर आऊंगा, क्योंकि ये बोल के राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। मेरा अगला सवाल वही है, लेकिन मैं प्रभात झा जी के पास चलता हूं। प्रभात जी, सबसे बड़ा सवाल, रिव्यू पिटीशन को एडमिट करना आपके उस आर्ग्यूमेंट को कमजोर करता है जिसमें यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि क्लीन चिट दे दी है, इसीलिए राफेल पर कांग्रेस के आरोप, विपक्ष के आरोप पूरी तरह से गलत है। रिव्यू पिटीशन को एडमिट करना क्या आपके लिए झटका नहीं है इलेक्शन के माहौल में? देखिए, न ये झटका है न खटका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कहा है कि हम इन दस्तावेजों को जांच करेंगे और उसकी अगली तारीख देंगे। इसमें कौन सी गलत बात कही है? वहीं राहुल गांधी जी ने इसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि भ्रष्टाचार मान लिया है कोर्ट ने। कोर्ट की अवमानना के मामले में मीनाक्षी लेखी जी गई है, हमारी सांसद। कुल मिलाकर मजाक उड़ाना राहुल गांधी की जिंदगी का हिस्सा है, राफेल नहीं है। वो झूठ बोलने में लगे हुए हैं, और इसलिए मैं मानता हूं कि कोई ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए इन्होंने चोरी का ही कोई दस्तावेज दिया है, हम इसकी जांच करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम दस्तावेज की जांच करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि दस्तावेज सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है? कितना झूठ बोलते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का या निर्देश का या डायरेक्शन का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं निकालना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना है कि राहुल जी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को समझ नहीं पाए या उसका पॉलिटिकलाइज करने में लगे हुए हैं, पॉलिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। लेकिन संजय जी, मैं आपको बोलने का वक्त दूंगा, लेकिन इसी के साथ मैं दूसरे सवाल को भी लाना चाहता हूं। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी बिना फैसला आए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि चौकीदार चोर है। ये कहकर क्या राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना की है? क्योंकि चौकीदार के बारे में, चोरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रत्ती भर भी बात नहीं की थी। ना तो वो पिटीशन में है, ना सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की थी। और राहुल गांधी ने अमेठी में कहा कि चौकीदार चोर है। ये सरासर झूठ था। संजय झा जी क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी अवमानना में नहीं फंसेंगे? नहीं फंसेंगे, मैं बताता हूं क्यों दीपक जी। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। अवमान उच्चतम न्यायालय का किसने किया है? मोदी की जी की सरकार ने। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। आप जानते हैं इस बात को ना कि इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने एफिडेविट में उच्चतम न्यायालय को झूठ बोला कि सीएजी का रिपोर्ट तो हम सब लोगों ने देख लिया है, सीएजी का रिपोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, संसद में सीएजी का रिपोर्ट पेश हो चुका है और ये सार्वजनिक तरीके से लोगों ने भी देखा है। ये तो मजाक हो रहा है।
पहला झूठ। दूसरा झूठ, और इसी को लेके श्री राहुल गांधी जी ने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी को अपराधी घोषित करेगी। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट जो भी नए दस्तावेज आए हैं, जब उसकी छानबीन करेगी तो उस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ लगातार दखलंदाजी कर रहा था। हमारे रक्षा मंत्री के उनकी जो कैबिनेट और उनकी जो मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, उन्होंने लिखा उस पर, ये पेपर में लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को इतनी रुचि क्यों है। यदि उनको इतना ही रुचि है तो वो खुद ही इसका नेगोशिएशन कर ले। वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि इस बातचीत के दौरान भारत का जो नेगोशिएटिंग में जो बातचीत होती है, उस सौदे का जो भी एक तरीके से उसमें क्या दाम वाम होना चाहिए, उसमें भारत का जो पोजीशन है वो कमजोर हुआ है। क्यों? इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब देख रही है इन दस्तावेजों को, तो इसमें प्रधानमंत्री एक तरीके से अपराधी या गुनाहगार घोषित होंगे। संजय जी, चौकीदार चोर तो एक तरीका है बोलने का। संजय जी, आपने जिस तरीके से बोला वो तरीका सरासर गलत था, क्योंकि राहुल गांधी ने कोर्ट के मुंह में जो बात बोली वो कोर्ट ने कही ही नहीं है। कोर्ट ने चौकीदार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सौदा गलत हुआ है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात, आपने जो तर्क दिया कि सरकार ने सीएजी रिपोर्ट के बारे में सही बात नहीं बताई, आप खूब कंटेम्प्ट के लिए मूव कर सकते थे सरकार के खिलाफ। लेकिन इसी सवाल को लेकर मैं प्रभात झा जी के पास जाना चाहूंगा। प्रभात झा जी, चौकीदार चोर है, क्या राहुल को इस मामले में कोर्ट की अवमानना की सजा मिलनी चाहिए? संजय जी के पास अगला सवाल लेकर जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपका वर्जन। निश्चित तौर पर जाना चाहिए। और मीनाक्षी लेखी जी जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और भारत के संसद की सांसद हैं, वे स्वयं गई हैं इसी बात को लेकर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, ये कहा क्या? कहीं चौकीदार का नाम लिया, कहीं चोर का नाम लिया, कहीं भ्रष्टाचार की? तो कोर्ट के मुंह में ये बात डालना, ये निश्चित तौर पर भारत के उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। और इसी बात को लेकर वो गई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, परसों 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल को इस बात की सुनवाई जब होगी, तब ये स्वयं समझेंगे कि राहुल जी ने क्या कहा और कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट की बात को इस तरह तोड़ मरोड़ कर कहना राजनीतिक लाभ के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी अन्य सामान्य व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं, उससे देश की जनता जानती है कि राफेल का इनको फोबिया हो गया है। और ये बार बार इनके मुंह से इस तरह की बातें निकलना जाहिर है कि ये राफेल पर ये राजनीति करना चाहते हैं, किसी कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। संजय जी, सीधा सवाल, राहुल गांधी को अब 15 तारीख को अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है लीगल एक्सपर्ट के द्वारा। लीगल एक्सपर्ट जो कहते हैं उनकी राय के द्वारा। मुझे साफ बताइए, क्या राहुल गांधी अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगेंगे कोर्ट में? मैं तो कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि देखिए सच जो है ना दीपक जी, बड़ा कड़वा होता है। हमने तो आपको 2 उदाहरण दिया। सीएजी पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला, अवमानित तो इन्होंने किया है। और दूसरा जो मैं बता रहा था, कर सकते थे, आपने क्यों नहीं कही? आपके बिहाफ पे कोई और कंटेम्प्ट पिटीशन लगा सकता था। और सरकार ने तो कोर्ट में ये कहा कि आपने सीएजी के जो लेटर की बात थी, सीएजी की जो रिपोर्ट की बात थी, उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया है, और उन्होंने ऑर्डर को अमेंड करने के लिए पिटीशन दी। तो सरकार ने क्या गलत किया? और अगर फिर भी आप इसको कंटेम्प्ट मानते हैं, तो आपकी तरफ से कोई भी व्यक्ति या कोई भी वकील या कोई पीआईएल डालकर कंटेम्प्ट का नोटिस सरकार को दिलवा सकता था। आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? मैं बताता हूं, आपका सही प्रश्न मैं बताता हूं, लेकिन दूसरा जो अपमान इन्होंने किया है उसका भी तो उदाहरण सुन लीजिए। इन्होंने, वही तो मैंने बोला, ये जो नए जो दस्तावेज है ना दीपक जी, ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय दखल अंदाजी कर रहा था। पहले इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस से इसे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो जो हमारा रक्षा मंत्री का जो डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। ये एक और झूठ। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बीजेपी ने 2 बार किया है सुप्रीम कोर्ट का। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखिए ये कहना, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पगला गई है,
क्या सुप्रीम कोर्ट सचमुच चौकीदार चोर है बोलेगा क्या? देखिए, ये राजनीतिक वार्तालाप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तो राहुल ने कैसे कहा? राहुल गांधी संजय भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तो राहुल ने कैसे कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करते हुए? अगर आप चाहें तो मैं उनका वो स्टेटमेंट सुना सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कह चुका है कि चौकीदार चोर है। की जरूरत नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। दीपक जी सुनिए, जब श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोदी चौकीदार चोर है, मतलब क्या कि उनको भ्रष्टाचार पर वो उनके विरुद्ध जो आरोप है वो बिल्कुल सच है और वो सिद्ध होके रहेंगे, मतलब वो है। सब पूरा ड्रामा नौटंकीबाजी से कोई असर नहीं होने वाला है। हमें संजय भाई, आप ऐसे केस को डिफेंड कर रहे हैं जो कोर्ट में ये लोग गिल्टी हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, आपने खुद माना है। कोर्ट को चूंकि राहुल गांधी ने मिसकोट किया है तो कंटेम्प्ट के इस मामले में उनको लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी, अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ेगी। क्या राहुल गांधी कोर्ट के सामने अनकंडीशनल माफी मांगेंगे, हाँ या ना? दीपक सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही नहीं। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, मतलब राहुल गांधी अनकंडीशनल माफी नहीं मांगेंगे? संजय जी जवाब, राहुल गांधी अनकंडीशनल माफी नहीं मांगेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है? 15 तारीख का इंतजार कीजिए ना, तब बात करेंगे। आप दीपक जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा। आपने कहा कि सुप्रीम की कांग्रेस पार्टी ने क्यों एक कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं फाइल किया? अरे हम पिटिशनर नहीं है भाई, यहाँ पर तो अरुण शूरी, प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा पिटिशनर है, वो कर रहे हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर देते, उनसे आप बात कर लेते, वो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर देते। कंटेम्प्ट पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने गलत बयानी की है तो कोई भी फाइल कर सकता है सर। 130 करोड़ लोगों का देश है, आपका कोई समर्थक कर सकता है, कोई वकील कर सकता है, कोई पिटिशनर कर सकता है, कोई भी कंटेम्प्ट डाल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दीपक जी, आपने सही कहा, इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन मोदी जी का तो काम प्रधानमंत्री का बड़ा आसान है। वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं अनिल अंबानी के, गौतम अदानी के, नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी के 5 आदमी का देखभाल करना बड़ा आसान काम है। तो वो तो उनकी परेशानी है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन भारत के लोग ये समझ गए हैं कि ये चौकीदार जो है वो चोर है। फिर आपने वो बात कही जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। आप संभल के बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं संजय जी, आप लीगल के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन प्रभात झा जी, क्या अब इनका ये तर्क टिकेगा जब अवमानना का केस 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा? तब क्या कहेंगे राहुल गांधी? एकदम नहीं टिकेगा और उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय की प्रक्रिया क्या होती है। न्यायालय द्वारा कही गई बात को राजनीतिक तौर पर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का परिणाम क्या होता है। और एक बार नहीं, बहुत बार वो झटके खा चुके हैं। यही कारण है कि वो आज भी बेल पर हैं और इस बात को समझ नहीं रहे। राफेल के नाम पर राजनीति करना और कोर्ट के वर्डिक्ट पर राजनीति करना दोनों अलग अलग बातें हैं। देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी देखा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए वो भी देखा है। और राहुल गांधी जी ने, अभी आपने ही कहा दीपक जी कि आप सुना सकते हैं, उनका वर्ड था कि उच्चतम न्यायालय ने मान लिया है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है। ये कभी हुआ है क्या? ऐसा कहा है क्या? उन्होंने तो ये कहा है कि जो दस्तावेज दिए हैं उसकी हम जांच करेंगे और ये याचिका हम मंजूर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और केंद्र सरकार की उस बात को कहा है कि हम आपकी इस बात को नहीं सुनते हैं कि यह हम जांच नहीं करेंगे, ये चोरी का है या नहीं है, हम इसकी जांच करेंगे। इस बात को इस तरह से न कहते हुए यह कहना कि उन्होंने भ्रष्टाचार मान लिया है, ये साफ साफ अवमानना है। और इसको 15 तारीख रुक जाइए, एक 36 घंटे की बात है, सब बातें सामने आ जाएंगी। ठीक है संजय जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं क्योंकि हम हफ्ते के तमाम मुद्दों को डिस्कस करते हैं और हफ्ते का एक बड़ा मुद्दा ये था कि नियमों को ताक में रखकर धर्म के नाम पर वोट मांगना कितना सही है। सीधा सवाल प्रभात झा जी से। प्रभात झा जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके पास अली है, हमारे पास बजरंग बली है। भगवान के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर वोट मांगना और उसके बाद वो चुनाव आयोग में माफी मांग लेते और कहते हैं आगे ऐसे बयान नहीं दूंगा।
आपको नहीं लगता कि धर्म का राजनीति में घालमेल कर रहे हैं? आप चुनाव के बेसिक नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। तभी तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया और उसका उन्होंने कहा कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा। हर व्यक्ति को हर बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें चुनाव आचार संहिता के खिलाफ होती है उन बातों पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं पहले दौर में तो आपका काम हो गया, आपने धर्म के आधार पर वोटरों को डिवाइड कर दिया, तो पहले दौर में तो आपका काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और देवबंद से लगा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट होता है। इसीलिए आप 2014 में जीते थे। जब आपने इस मुद्दों को उछाला तो आपने हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की, नहीं, क्योंकि गठबंधन के सामने आप अंक गणित में कहीं नहीं टिक रहे थे, तो आपने सोचा हिंदू मुसलमान को बांट दें। सही बोला आपने। देखिए, न हिंदू इतना कमजोर है, गैर समझदार है, न मुसलमान गैर समझदार है। देश हित में, प्रदेश हित में किसको वोट देना ये जनता जानती है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आदित्यनाथ जी ने कहा तो उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब दिया है कि आगे से मेरे से ये मुंह बात नहीं निकलेगी। मैं ध्यान इतना बड़ा कलेजा दिखाया। क्या उन्होंने जो आजम खान साहब ने कहा है उन्होंने कहा क्या? सवाल क्या है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने का अधिकार किसी को नहीं है और इस दिशा में किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में किस तरह की बातें हो गई हैं और इसलिए बड़े अगर कोई भी करता है, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ को दूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। नहीं, आपने बड़े इनोसेंटली ये बात बोली, मासूमियत के साथ। काश इतने मासूम योगी आदित्यनाथ जी होते जो जानते हैं कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, क्योंकि वो ध्रुवीकरण चाहते थे धर्म के नाम पर। सही बात। नहीं, देखिए, जनता सब समझती है। ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं होता है। जनता जानती है कि देश कहां सुरक्षित है और प्रदेश कहां सुरक्षित है। मैं इतना नादान जनता को नहीं मानता हूं कि वो इन सब बातों में आके करती है और ऐसा इंटेंशन भी आदित्यनाथ जी का नहीं था। संजय जी, बड़ा सीधा सवाल, ये तो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और गलती भी मान रहे हैं चुनाव आयोग में कि आगे ऐसे बयान नहीं देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों में ना तो आप 3 में है ना 13 में, आप तो फाइट में ही नहीं है इन 8 सीटों में, और पूरे उत्तर प्रदेश में फाइट में नहीं है, क्योंकि असली मुकाबला तो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के बीच होने वाला है। दीपक जी, हम तो इतना ही कहेंगे, वो जो पुराना एक बॉलीवुड पिक्चर का एक संवाद है कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, इंतजार कीजिए, 23 मई को बड़े बड़े शानदार नतीजे आएंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने तो योगी आदित्यनाथ के जो भड़काने वाले बयानबाजी का आपने यहां पर एक संदर्भ में उसके बारे में टिप्पणी की, लेकिन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब श्री राहुल गांधी जी ने बोला कि हम केरला से हम अपना चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने हिंदू मेजोरिटी हिंदू माइनॉरिटी का बयान किसने दिया था? भारत के प्रधानमंत्री तो खुद मजहब की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, जिस तरीके से समाज के जितने संस्थाएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने कुचला है, एक तरीके से दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए उस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। पुलवामा में 45 हमारे जवान शहीद हुए, उसके बारे में ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, जब मुद्दे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना राजनीतिक एक तरीके से रणनीति है कि धार्मिक ध्रुवीकरण, जैसे आपने सही कहा था। अब आप ये देखिए, मनेका गांधी का भी टेप आपने सुना होगा, वो तो धमकी दे रही है मुसलमानों को, आप वोट न दो तो मैं नौकरी के लिए कुछ नहीं करूंगी। अब ये कहां गिर चुके हैं हम? अरे प्रभात जी और हम लोग एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हमारे अपने ही लोगों को आप लड़ाएंगे वोट के लिए, ये कहां की राजनीति है भाई? ठीक है, ये तो महात्मा गांधी का देश है, नाथूराम गोडसे का देश नहीं है और न कभी होगा। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने अगले तर्क के साथ, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे चलेंगे और फिर हम चौथा सवाल लेंगे कि ध्रुवीकरण की यह राजनीति आखिर कहां तक जाएगी। तो हम इस हफ्ते में घटे मुद्दों पर बहस कर रहे हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी और कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन संजय झा जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या चुनाव में अली बजरंग बली और बजरंग अली की एंट्री से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? प्रभात जी मेरा सीधा सवाल, आखिरकार आपके पास 5 साल के कामकाज हैं,
आपने 5 साल में काम किया है इतना सारा, आपके पास 5 साल में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी बजरंग अली इन तमाम मुद्दों पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या कारण है, क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी कि डर कर उसको ध्रुवीकरण करवाना पड़ रहा है? देखिए, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भारत में स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए और कांग्रेस, आपको सुनकर आश्चर्य होगा और जानकारी भी होगी दीपक जी, कांग्रेस 272 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही, वो 250 के नीचे अभी लड़ रही है। इसलिए ये सब बातें तो कोई कारण नहीं है। अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि ध्रुवीकरण, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है कि देश कहां सुरक्षित है, कौन सुरक्षित रखेगा देश को। वे लोग जो ये बात करते हैं कि भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े गए, उनके समर्थन में जाने वाले लोगों के हाथ में भारत सौंपेंगे, या वे जो भारत माता की आरती उतारते हैं। इसलिए स्पष्टता बहुत साफ साफ है। हम धर्म के आधार पर कहीं बात नहीं करते, हम राष्ट्रीयता के आधार पर बात करते हैं और विकास के आधार पर ही प्रधानमंत्री अमित भाई शाह से लेकर राजनाथ सिंह जी, नितिन जी, हम सारे लोग जहां जाते हैं अपने काम किए, जो 5 साल में काम किए उसकी बातों को ही रखते हैं। मैंने आपसे फिर कहा दीपक भाई, अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल गई तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई ध्रुवीकरण करने के लिए चुनाव नहीं। अगर काम है तो टुकड़े टुकड़े गैंग को उठाने की जरूरत क्या है? देशद्रोह कानून को उठाने की जरूरत क्या है? मुझे ये बताइए, अगर काम इतने प्रमुख हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोह कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, इनको उठाने की जरूरत क्या? देशभक्ति की घुट्टी क्यों पिलाई जा रही है? अगर निकल गया तो कोई बात नहीं, सब उसने कह दिया कि आगे नहीं निकलेगा, लेकिन विकास कोई गौण हो गया, विकास का मुद्दा नहीं है। जो कांग्रेस 7 सीटें विधानसभा में पाई और 2 सीटें लोकसभा में, वो क्या लड़ेगी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर? क्या हालत है जरा जाके तो देखिए। इसलिए बहाना बनाए और आरोप लगाए तो अलग बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और देश के नागरिक लड़ रहे हैं। ये पहला चुनाव है जो नागरिक चुनाव लड़ रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। संजय झा जी, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, इस पिच पर अगर आप बैटिंग करेंगे तो आप कमजोर हैं, क्योंकि आपने अपने ही घोषणा पत्र में बात की है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट को आप रिव्यू करेंगे, जो सेना को विशेष अधिकार मिलते हैं जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती राज्यों में, और दूसरा आप देशद्रोह कानून यानी कन्हैया, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज पर तो ये आपको धो डालेंगे चुनाव में। दीपक जी, पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं प्रभात जी को कि प्रभात जी, भारत का हर नागरिक जो ये प्रोग्राम देख रहा है, बड़ा लोकप्रिय प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम देख रहा है, आप भक्त हैं, हम लोग को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आरएसएस और बीजेपी क्या सर्टिफिकेट देंगे? आप लोग तो भारत के आजादी के संघर्ष में आपको कोई योगदान ही नहीं है, तो आप कहां से अचानक आप लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम देशभक्त हो, तुम नहीं हो? अरे मोदी जी का कोई निंदा करे, भारतीय जनता पार्टी, आप लोग देखिए कुछ काम तो किए हैं नहीं, देश को बर्बाद किया आपने। आर्थिक जो स्थिति है भारत का, उस पर बेरोजगारी और किसान के बारे में आप कुछ बात ही नहीं करते हैं। मैनिफेस्टो पे कुछ है ही नहीं आपका, मैनिफेस्टो में कुछ समाधान भी नहीं है आपके पास। आप लोग तो 2 ही चीज जानते हैं कि देशभक्ति के बारे में भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा प्रभात जी। पुलवामा में हमारे 45 जवान शहीद हुए हैं, उस पर मोदी जी चुप है। किसकी जिम्मेदारी है वो भाई? किसकी जिम्मेदारी है? और अभी तो इमरान खान ने बोला है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो जाएगा। आईएसआई बोल रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा। अरे आईएसआई और पाकिस्तान तो मोदी जी को बहुत प्यार करता है और आप हम लोग पर आलोचना करते हैं। ये क्या ढोंगी राजनीति है आपकी? पाकिस्तान के साथ तो आप बड़े नजदीक दोस्त है भाई। साड़ी और शॉल और आईएसआई को पठानकोट के छानबीन पे तो आप ही ने बुलाया था। और दूसरी बात, कम से कम हमारी न सुने तो कम से कम जो हमारे सेना के जो प्रमुख हैं, 150 लोग अफसर लोगों ने आप राष्ट्रपति को लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को बोला जाए कि कम से कम हमारे साथ राजनीतिकरण न करें। हम किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है। संजय जी, मैं अगला सवाल मेरा वही है, सवाल नंबर 9 लेकर आइए, इसको स्क्रीन पर डालिए। और संजय जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये क्रॉस क्वेश्चन, आपने तो वो चिट्ठी सार्वजनिक की, कुछ सेना के अधिकारियों ने भी वो चिट्ठी सार्वजनिक की, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
लेकिन सवाल यह है कि रोड्रिक्स जैसे डेकोरेटेड अफसर ये कह रहे हैं कि मैंने तो साइन ही नहीं किए, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इस फर्जी चिट्ठी को लाने का कांग्रेस का मकसद क्या था? दीपक जी, सबसे पहले ये कहना कि ये कांग्रेस का है, ये गलत होगा। मैं बताता हूं क्यों। मैंने कहा कांग्रेस ने लोगों ने तो माना ना इस पर, मैंने ये कहा कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, प्रियंका जी ने उठाया। क्यों नहीं उठाएंगे? मैं तो समझता हूं कि हम लोग सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूं। वही तो पूछ रहा हूं, इसमें कुछ नाम फर्जी क्यों है? मेरी बात तो सुनिए। 150 लोगों में 3 लोगों का नाम जो है, 3 लोगों ने कहा कि नहीं हमने इसमें साइन नहीं किया। आपने देखा ना बाद में रामदास जी ने तो ये वो भी सिद्ध कर दिया कि इन्होंने साइन किया था। अब बाद में इन्होंने क्यों 3 लोग उसमें यूटर्न किया, तो उनसे पूछा जाए, इस पे हम क्या बोलेंगे। लेकिन 147 लोगों ने तो माना ना। ये कहना, देखिए भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलती है, क्या वो कहती है कि 147 लोगों ने झूठ बोला? ये फर्जी नहीं है। संजय जी, आपका होमवर्क कमजोर होता है, वरना 3 लोग भी गलत नहीं होते। बीजेपी अगर इस चिट्ठी को लेकर सामने आती तो 3 लोग भी गलत नहीं निकलते। आपका होमवर्क कांग्रेस का हमेशा कमजोर होता है। नहीं, दीपक जी देखिए, हमने लिखा तो रही है। देखिए, हमने उन जनरल्स के हमने जो चिट्ठी पढ़े हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम लोग सब बहुत ही दुखद हैं, हम इसको बहुत खेदजनक समझते हैं, ये अफसोसजनक है और इस पे तुरंत ही पाबंदी लाई जाए। और उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है, ये इसमें कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। और राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि उन्हें कोई लेटर नहीं मिला है। राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि उन्हें कोई लेटर नहीं मिला है। वो सिर्फ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा, अब उनसे राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुंचा। अब देखिए, वो कल का जो खबर था उस पर मैं अब ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। ये देखिए, हम अपने अफसर का कम से कम इज्जत करें। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अब पुराने जो हमारे सेना के प्रमुख हैं उन पर भी अपराध का आरोप लगा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इतना शर्मनाक है कि प्रभा जी भी थोड़े, मैं समझता हूं कि समझदार हैं, कम से कम वो तो इस बात को मानेंगे कि वो फर्जी नहीं था। अरे 3 आदमी नहीं माने, जिस भी कारण 147 लोगों ने तो कहा। 147 3 से बड़ा होता है भैया। और 147 यदि हमारे सेना के वो लोग जो हमारे लिए देश को बचाया, उन्होंने सालों से 71 के वॉर में उन्होंने उसका भाग लिया, कारगिल में भाग लिया, आज भाजपा उनका अपमान कर रही है। ये तो मैं समझता हूं कि बहुत दुखद हादसा है और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। प्रभात जी, क्या आप उन सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा? हालांकि राष्ट्रपति भवन ने कहा कि हमें पत्र अभी तक मिला नहीं है। देखिए, फर्जी चीजों का संरक्षण करना कांग्रेस का सगल है और स्वभाव है। और इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, वो इस बात को कल किस तरह फजीती हुई, उनकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने किस तरह से उनका जवाब दिया है कि ऐसे पत्र हम लिखते ही नहीं है, हम क्यों लिखेंगे ऐसे पत्र, हमें पता ही नहीं है कि किसका पत्र है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारे यहां आया ही नहीं है। अगर सम्मान की बात है तो 1 रैंक 1 पेंशन की जो इतने सालों से रुका हुआ था, 35,000 करोड़ रुपए किसने दिए हैं? सेना का, संविधान का, संसद का, सरहद का। यदि किसी ने सम्मान किया है संजय जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और फौजियों के नाम पर, एडमिरल्स और सारे सेना अध्यक्षों के नाम पर किसी ने फर्जी पत्र जारी किया है, तो ये मेरा सीधा आरोप है। ये सेना अध्यक्षों का पत्र नहीं था, सैनिकों का पत्र नहीं था, ये कांग्रेस द्वारा एक फर्जी पत्र तैयार करके बांटा गया, जिसकी पोल बहुत सारे लोगों ने खोल दी। और वो पोल तब खुली जब ऐसा लगा कि नहीं, ये तो प्रियंका जी इसको पॉलिटिकल कर रही है, कांग्रेस पॉलिटिकल कर रहा है। तो सबने कहा, लगभग 147 लोगों में किसी ने ये नहीं कहा कि हमने साइन किया है। सबने लगभग ये कहा कि हमें पता ही नहीं है ये किसने जारी किया हमसे। हाँ, 1-2 लोगों ने जरूर किया कि भाई हमको पूछा था, तो हमने कहा कि जो डिसीजन पॉलिटिकल लिया गया है उसकी तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन अगर ये पुलवामा और अन्य चीजों का जो बालकोट का जो घटना हुई है उस पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजें कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस दिक्कत क्या है, चुनाव के लिए कुछ भी कर रही है, ये देश समझता है, देश जानकारी है, देश के लोग मानते हैं, देश को लोग समझते हैं।
मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, 70 साल में 72 साल में दीपक जी देश परिपक्व हुआ है, लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। हम जिन्हें समझाना चाहते हैं वो अपने मत से हमको समझा देते हैं कि आप हमें समझाइए मत, हम मत पेटी में समझा देंगे आपको, और कांग्रेस उसके बाद भी नहीं समझ रही है। कांग्रेस क्या समझी, मैं संजय जी से पूछूंगा, लेकिन संजय जी इस डिस्कशन को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। इस हफ्ते का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने 2004 की याद दिलाई और अजय मोदी के दावे की हवा निकालने की कोशिश की। प्रभा जी, मैं आपके पास आऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फील गुड फैक्टर में रह जाएं, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों की बात करते रहें, आपको लगे कि मोदी जी की हवा है और फिर से 2004 हो जाए जो सोनिया जी ने याद दिलाने की कोशिश की अपने नामांकन के बाद। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार ना दे प्रभात जी 2004 की तरह। आपको याद होगा 2004, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, कांग्रेस का नया स्कीम चल जाए जिस तरह से उनका कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ चला था। हम सोनिया जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको सतर्क किया है। वैसे भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थे, लेकिन अगर कोई है तो सोनिया जी की बात, क्योंकि अच्छी बात सबकी स्वीकार करना चाहिए। ये 2019 है और 2014 में जो हमने 2019 तक काम किया है, देश का विश्वास, देश का जन विश्वास जनमत में बदलने के लिए, जनादेश लेने के लिए हम आत्मविश्वास से निकले हैं, अति आत्मविश्वास से नहीं निकले हैं। और इसलिए मैंने पहले कहा दीपक जी, ये भारत का पहला चुनाव है जिसमें 23 मई का परिणाम साफ साफ झलक रहा है। जनता कह रही है हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें तो नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनते देखना है, और हमने मानसिक रूप से तैयार हैं। तारीख वो चाहे 11 अप्रैल हो, तारीख 18 अप्रैल हो, 23 अप्रैल हो, 6 मई हो, 12 मई हो, 19 मई हो, जनता ने मानसिकता बना ली है। जरूरत हम लोग काम में लगे हुए हैं, घर घर जाकर ये कहना है कि जो भावना आपके मन में है उसका कर्तव्यकरण करना चाहिए। और इस बात को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, चौपाल चौपाल पे जा रहे हैं और देश की जनता को बता रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जरूरत है, देश में को दोबारा बनाना है तो आपको बटन दबाना होगा कमल का। और हम अपने तन मन धन से काम में लगे हुए हैं, हम कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। संजय जी मेरा सीधा सवाल, संजय जी मेरा सीधा सवाल, सोनिया जी ने 2004 की याद तो दिलाई, लेकिन सोनिया गांधी जी ये भूल गई कि अब 2004 वाली कांग्रेस नहीं है जो सोनिया जी के नेतृत्व में थी। तब आप आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में मजबूत थे। अभी आप आंध्र प्रदेश में भी खाली हैं और तेलंगाना में भी खाली हैं। सिर्फ एक अलायंस आपका तमिलनाडु के अंदर वर्कआउट हुआ है और एक महाराष्ट्र के अंदर, बाकी आपके छोटे छोटे अलायंस है। मुझे नहीं लगता कि 44 सीटों से शुरू करके आप 2004 के 147 के परफॉर्मेंस तक पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि आपकी रेस ही बहुत पीछे से शुरू हो रही है। दीपक जी, इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। कल यदि वो सेना प्रमुख का चिट्ठी यदि राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो मैं मानूं कि प्रभात झा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह माफी मांगेंगे कि वो उसको फर्जी बता रहे थे। ये बाद में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। देखिए, हमारा घोषणा पत्र पढ़िए, वो सबके लिए है, भारत में सबके लिए है, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, हमारे उद्योगपति के लिए, छोटे छोटे जो कारोबार चलाते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और हमारे समाज के लिए कि हम एक रहेंगे, हमको कोई तोड़फोड़ नहीं सकता है। ये महात्मा गांधी का देश है, नाथूराम गोडसे यहां पर कभी सफल वोट विचारधारा यहां नहीं चलेगा। मैं प्रभा जी को बताना चाहूंगा, आप यहां क्या लंबी चौड़ी भाषण कर रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि पिछले 5 साल में आप लोगों ने देश के साथ धोखा किया, आप लोगों ने झूठे वादे किए। 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, दुगना हो जाएगा किसानों का आमदनी, एमएसपी बढ़ जाएगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा होगा, सब झूठ। ये सब जानते हैं भारत की जनता जनार्दन। मैं समझता हूं कि भारत की जनता समझदार है, बहुत जागरूक है, और वो हम लोग का अभी प्रोग्राम देख के भी उनको मालूम हो जाएगा कि यहां कौन स्पिन कर रहा है, कौन सच बोल रहा है। कि ड्रामाबाजी ये सब तो मोदी जी नंबर 1 है, उनके साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ दीपक जी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो पिछले चुनाव हुए थे दिसंबर में, आप जानते हैं कौन हारा था और क्यों? क्योंकि किसान, बेरोजगारी, महंगाई, राफेल, ये बड़े बड़े मुद्दे थे। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो ठीक है, कांग्रेस
जितना एक समय मजबूत है उतना नहीं है, परंतु फूलपुर, गोरखपुर, कैराना के क्या नतीजे आए थे आप भी जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भारत में अभी परिवर्तन का एक कांग्रेस माहौल कहाँ है। थी फूलपुर, कैराना, गोरखपुर के नतीजों में? ये तो बताइए संजय जी, कांग्रेस कहाँ थी? और वो पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, वो तो आपको बाल्टी भर भर के अभी कोस रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चाहे मायावती हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो। देखिए, कैराना में तो हम भी महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं, गोरखपुर और फूलपुर में कहाँ थे? वहां तो आपने कैंडिडेट खड़ा किया था। अगर आपको बीजेपी को हराना था तो आपको गठबंधन के साथ जाना था। मानता हूं, हाँ, लेकिन वो बीच में हुआ था, मैं उसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा। मैं इस मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूं, इस कहावत का प्रयोग कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तो उत्तर प्रदेश में आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आप समझ ही नहीं पाए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। कोई अहंकार नहीं है। देखिए दीपक जी, हम में कोई अहंकार नहीं है। हमारे ये लोग सहयोगी भी रहे हैं, केंद्र में भी, राज्य में भी, मध्य प्रदेश में जैसे। हम उनका जो भी उन्होंने निर्णय किया हम उसका इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे समाज को तोड़ रही है एक सांप्रदायिक राजनीति लेके, जिन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मोदी जी तो सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, वो गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए तो उनको कोई दिल में कोई जगह ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारत का जो जनता जो है, भारत का जनता समझदार है, भावनाएं हैं उनमें। भारत की जनता समझ गई कि भाषण से न शासन मिलता है, न अनुशासन मिलता है, न राशन मिलता है। लेकिन मोदी जी भाषण से ही शासन ले गए, इस बार भी ले जाएंगे संजय जी। अगर आप ये सोचते हैं कि भाषण से शासन नहीं मिलता तो गलत है। ये देश की जनता भाषण से ही शासन देती है। मैं एक बात बताता हूं दीपक जी आपको, इस बार जो है ना, जनता पूछ रही है मोदी जी से आपने कहा क्या और आपने किया क्या। करनी और कथनी में तो जमीन आसमान का फर्क है। और इस बार लोग समझ गए कि भैया ये तो जुमलों की बारिश है, चौकीदार चोर है। और पिछले 5 साल में देश में हुआ क्या है, मैं तो यही पूछना चाहूंगा प्रभात जी से कि क्या प्रगति हुआ है। मैं जिससे भी मिलता हूं सब कहते हैं भैया मोदी जी से तो अब उब गए, अब वो तो भाषण देंगे, हम सुनेंगे, लेकिन हम वोट कभी नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। प्रभात जी, एक जवाब 30 सेकंड का, फिर मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आऊंगा जिस पर पूरी देश चर्चा कर रहा है। प्रभात जी, एक 5 उपलब्धि बताइए ना। अडानी और अंबानी का जितनी बार नाम लेते हैं, ये उतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो कोई भला भी हो जाता। आप बताइए, क्या अंबानी जी को शौचालय की जरूरत थी? वो आपके लिए अंबानी जी को उज्ज्वला की जरूरत थी? अंबानी अडानी तो अंबानी जो अडानी जी को क्या प्रधानमंत्री आवास की योजना थी? गरीबों के सिवा हमने कोई काम नहीं किया है। भारत के गरीबों के लिए अगर कोई खड़ा हुआ भारत में तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार। इसलिए ये कहकर आप दलील मत दीजिए, ये कहकर आप अपना बचाव आपने सच में, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार। इसलिए ये कहकर आप दलील मत दीजिए, ये कहकर आप अपना बचाव आपने 70 साल में गरीबी दी और हमने गरीबी दूर करने की कोशिश की। आपने नारा दिया 71 में गरीबी हटाओ और 2014 के पहले तक आप राज में रहे, कोई गरीबी नहीं हटा पाए। अब जब गरीबी हट रही है तो आप 72,000 का झांसा देने आए हैं। झांसा और निर्णय में अंतर होता है। हम किसानों को 6,000 रुपए के हिसाब से खाते में देने रहे, हम जनधन की योजना के हिसाब से खाते में देने लगे। अब ये झूठ मत बोलिए, ये 72,000 कहां से लाएंगे? 3 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे आप? ये सब कोई रास्ता नहीं है। वोट के लिए झूठ बोलना कांग्रेस की ये आदत है और भारत की जनता अच्छी तरह समझती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इसलिए अपना बचाव अगर आप कैसे संजय जी मैं आपको मौका दूंगा, आखिरी 2 सवाल तो कांग्रेस ने दी है। आखिरी 2 सवाल। मोदी सरकार की पूर्व शिक्षा मंत्री अपनी डिग्री को लेकर क्यों कंफ्यूज है? पहला सवाल ये, और उसी से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल, वो सवाल ये है कि जेटली जी का राहुल गांधी की एमफिल डिग्री पर सवाल उठाना क्या स्मृति को बचाने की कोशिश है? मेरा सबसे पहला सवाल संजय झा जी से, वो अपनी बात भी खत्म कर सकते हैं यहाँ पर। संजय जी मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी ने एमफिल कंप्लीट की है? और अगर उन्होंने एमफिल कंप्लीट की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? और अगर उन्होंने एमफिल कंप्लीट किया तो किस सब्जेक्ट में अपना सबमिशन दिया है?
देखिए, मैं दीपक जी इतना ही कहना चाहूंगा, इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए न्याय न्यूनतम आय का योजना हमने लाया है। हम 72,000 रुपए दे रहे हैं साल में, 6,000 अपने जो कमजोर लोग हैं उन्हीं के लिए हम कांग्रेस पार्टी लड़ती है। हम 6,000 महीने में देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कितना अहंकार और घमंड है कि भारत के गरीबों के लिए सिर्फ 6,000 रुपए, जो लोग गरीब जो 20% जो सबसे कमजोर है उनके लिए हम 6,000 हर महीने रुपये उनके अकाउंट में डालेंगे। और ये 6,000 एक साल में, मतलब हर महीने सिर्फ 500 रुपये। ये मजाक किया है इन्होंने भारत के अवाम के साथ। अब आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। स्मृति ईरानी जी का जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप अच्छे मंत्री बने तो उसके लिए कोई MBA या MA या BA भी होना जरूरी नहीं है। लेकिन यही हम लोगों को अजीब लगा कि स्मृति ईरानी हर बार जो चुनाव लड़ी है, उनका एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, उसका जो डिग्री है वो बदलता जा रहा है। नहीं, मेरा आपका सवाल दूसरा था। राहुल गांधी ने किस साल में MPhil किया? राहुल गांधी ने MPhil करने से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? और उन्होंने किस सब्जेक्ट में अपना सबमिशन दिया? एक बात बताएं, वो सब सारा इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। और जो जेटली जी को कम से कम इतना समझना चाहिए, वो काफी नामी वकील है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जेटली जी को बताना चाहूंगा, जेटली जी, MPhil आदमी पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ही करता है। अब ये भी आपको बताना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट है नहीं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनको ही जो क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को सबमिट की गई है, उसमें कहीं नहीं लिखा वो पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही MPhil कर लिया है। तो देखिए, एक बात आपको ये भी कहना चाहेंगे कि ढेर सारे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग उनके कानून भी होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी लोग MPhil करते हैं। और ढेर सारे आप देखिए, MBA, कोई MBA 1 साल का होता है, कोई MBA 2 साल का होता है, कहीं पर MPhil आप ग्रेजुएट के साथ भी करते हैं, कभी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ भी करते हैं। मैं नहीं समझता कि देखिए, यहां पर राहुल गांधी जी के एजुकेशनल पर कोई मसला नहीं है। यहां स्मृति ईरानी पर प्रश्न उठे गए हैं क्योंकि वो बदल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो आज इलेक्शन कमीशन को दिया है, वही 5 साल पहले दिया था, वो 10 साल पहले दिया था, 15 साल पहले दिया था। तो जेटली जी का ये आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनको इतना समझना चाहिए कि ढेर सारे कोर्सेज के अलग अलग उनके अपने कानून। प्रभा जी, आखिरी सवाल 1 मिनट का, आखिरी सवाल आपके पास 1 मिनट का वक्त है, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। मैं स्ट्रेच कर रहा हूं प्रोग्राम। आखिरकार पूर्व शिक्षा मंत्री अपनी शिक्षा को लेकर, यानी स्मृति ईरानी अपनी शिक्षा को लेकर कंफ्यूज क्यों है? उनको पता ही नहीं उन्होंने कितनी पढ़ाई की। इतने यूटर्न कहीं कंफ्यूज, देखिए, कहीं कंफ्यूज नहीं है, जो पहले था वही है। और उन्होंने संसद में भी कहा था, ये मसला संसद में भी उठाया गया था और मुझे लगता है उसमें भी जवाब दिया था। अब आपने पूछा कि MPhil और पोस्ट ग्रेजुएट, झूठ बोलने के लिए न ग्रेजुएट करना पड़ता, न पोस्ट ग्रेजुएट, न MPhil। अगर राहुल जी किसी चीज में है तो झूठ में ग्रेजुएशन किया है, झूठ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और MPhil भी झूठ है, क्योंकि झूठ है तो इसलिए सब कुछ झूठ है। इसलिए राहुल गांधी के मसले में मैं नहीं पढ़ता। पूरी तरह से झूठा अगर उन्होंने पारंगत हासिल किया है तो झूठ बोलने में, और उसमें उनको PhD भी करना चाहिए। MPhil नहीं, PhD भी कर देंगे। लेकिन मैं कहने वाला था, कंफ्यूज नहीं थी, आज भी तो PhD है। ठीक है, इस बहस को अफसोस संजय जी मुझे यही रोकना पड़ेगा, हमारे पास वक्त इतना ही है। लेकिन हम टक्कर मीटर चला रहे थे और टक्कर मीटर एक बार फिर से दिखाएंगे। टक्कर मीटर बराबरी पर छूटा है, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो तर्क हैं वो हमने सामने रखे, उन दोनों के तर्क सुने, और अब जनता को यह फैसला करना है कि बराबरी पर छूटे हुए टक्कर मीटर के बाद अब वो किसके पक्ष में अपना वोट देती है, मतदान करती है। और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि हम नहले पे दहला टक्कर में हफ्ते भर के मुद्दों पर शनिवार को बहस करते हैं, लेकिन जाते जाते हम आपको ये भी कह जाते हैं कि 18 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। आप घर से निकलिए, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे आपके पास कितना भी काम हो, वोट जरूर करके आए, क्योंकि आपका एक वोट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और सरकार चुनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएगा। प्रभात झा जी और संजय झा जी, आप दोनों हमसे जुड़े, आपने ये बहस की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इस बहस के जरिए यही कोशिश होती है कि हम मुद्दों पर बहस करें, चिल्ला चिल्ली ना करें और अधिक से अधिक वक्त अपने मेहमानों को बोलने के लिए दे। यही हमारी टक्कर में कोशिश होती है। तो आज के लिए टक्कर में इतना ही, लेकिन